हेलो स्टूडेंट्स, तो यहाँ हम लोग देखने वाले हैं ये टॉपिक जिसमें ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन का डिफरेंस बताया है। तो इस स्लाइड में आप देख रहे हैं कि ब्रीदिंग और रेस्पायरेशन के डिफरेंस में 4 पॉइंट्स है। ब्रीदिंग सिंपल जो हम सांस अंदर लेते हैं और बाहर निकालते हैं तो उसको कहते हैं ब्रीदिंग। लेकिन केवल इतना ही से एनर्जी नहीं मिल जाती है कि हमने ऑक्सीजन ले ली, लेकिन वो ऑक्सीजन आगे अंदर हमारी बॉडी में आएगी, उसके बाद ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेगी, तब ग्लूकोज जो है वो छोटे छोटे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में टूट जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर में टूट जाएगा, तब जा करके एनर्जी रिलीज होती है। तो ग्लूकोज के टूटने को रेस्पायरेशन कह रहे हैं, और सिर्फ ऑक्सीजन अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाली, वो ब्रीदिंग हो गई। तो ब्रीदिंग रेस्पायरेशन का डिफरेंस देख लेते हैं। ब्रीदिंग इज ओनली अ फिजिकल प्रोसेस इन विच ऑक्सीजन इज टेकन इन एंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गिवन आउट। जबकि रेस्पायरेशन के बारे में पूछा जाए तो रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन की बात अगर हम करें तो रेस्पायरेशन क्या है? रेस्पायरेशन इज अ बायोकेमिकल प्रोसेस in which glucose is oxidized and carbon dioxide and water are released। तो ये important है। देखेंगे कि ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा, यानी ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, यानी ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ग्लूकोज टूटेगा। तो C6 6 कार्बन, H12 हाइड्रोजन के 12 और ऑक्सीजन के भी 6 मॉलिक्यूल, C6H12O6 ये हो गया। तो यही टूटते हैं, यानी कि कार्बन के 6 मॉलिक्यूल टूट गए, हाइड्रोजन के 12 टूट गए और ऑक्सीजन के 6 टूट गए। तो इससे फाइनली बनेगा एक, कुछ तो बनेगा ही। कार्बन टूट करके सिंपल मॉलिक्यूल बनाएगा CO2, और इसी तरह से ये वाटर भी रिलीज होगा। और साथ ही साथ क्योंकि ये एक बड़ा कंपाउंड था यहाँ पर, और इसमें बहुत सारी एनर्जी, बॉन्ड को ऐसे बहुत 6 कार्बन 12 हाइड्रोजन ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल को जोड़ने में बहुत सारी एनर्जी थी, तो वो एनर्जी क्या होती है? रिलीज हो जाती है। देयर इज अ ग्रेजुअल एंड स्टेप वाइज रिलीज ऑफ एनर्जी। तो कैसे मिलती है ये एनर्जी? यही ग्लूकोज के मॉलिक्यूल के ऑक्सीडेशन से क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। तो ये प्रोसेस क्या है आपकी? इस प्रोसेस को कहते हैं रेस्पायरेशन। जबकि ब्रीदिंग की बात करें हम, तो ब्रीदिंग में हमें क्या पता चल रहा है कि ब्रीदिंग में जो है वो आउटसाइड सेल होती है और रेस्पायरेशन जो है वो इनसाइड सेल होती है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें पता चला कि ब्रीदिंग क्या है? जहां हमने क्या किया, ऑक्सीजन को अंदर ले लिया अपनी बॉडी में, और क्या हुआ कि ये ऑक्सीजन जो है वो लंग्स से होकर के कहाँ मिल गई? लंग्स को गई। लंग्स ने इसको कहाँ भेज दिया? ब्लड में भेजा, और ब्लड जब पंप हुआ हार्ट के थ्रू बॉडी को, तो बॉडी के किसी ऑर्गन को पहुंचा, तो वो ऑर्गन जो है वो टिश्यू से बना है, और टिश्यू में क्या है? सेल्स हैं। ठीक है, तो इन्हीं सेल में, यानी कि फाइनली ये ऑक्सीजन कहाँ पहुंच गई है? सेल में। इसी तरह से ब्लड में न्यूट्रिशन भी है, तो न्यूट्रिशन में ग्लूकोज है, यानी कि सेल में ग्लूकोज भी पहुंच गया, और कौन भी पहुंच गया? और ऑक्सीजन भी पहुंच गया। तो यहाँ पर ग्लूकोज टूटे और एनर्जी बना दे, तो ये काम कहाँ हो रहा है? इनसाइड सेल होता है, और इसी को क्या कहते हैं? सेलुलर रेस्पायरेशन। तो इसीलिए लिखा है रेस्पायरेशन अकर्स इनसाइड सेल, और ब्रीदिंग जो होती है वो सिंपली सांस लेना और छोड़ना ही है। ठीक है, यहाँ ब्रीदिंग में कोई एनर्जी रिलीज नहीं होती है, बल्कि एनर्जी कंज्यूम होती है, और यहाँ पर कोई भी एंजाइम की ज़रूरत नहीं होती है। जबकि ग्लूकोज के तोड़ने में, ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल को हटा करके बाकी नॉर्मल उसको CO2 और वाटर में बदलने के लिए बहुत सारे एंजाइम की ज़रूरत होती है। तो ब्रीदिंग एंड रेस्पायरेशन का आपसे डिफरेंस पूछा जाता है तो आप बता सकते हैं। तो रेस्पायरेशन इसी तरीके से आप देखिए कि ब्रीदिंग यानी कि हमने ऑक्सीजन ली और CO2 निकाला। कहीं कहीं ऐसा भी देखा गया है कि ऑक्सीजन नहीं लेते हैं कुछ जीव, तो वो रेस्पायरेशन, जहाँ जीव जो है वो ऑक्सीजन का यूज़ नहीं करते, वो टाइप एरोबिक रेस्पायरेशन है, और जहाँ ऑक्सीजन का यूज़ करते हैं वो हो गया जहाँ नहीं यूज़ कर रहे वो एनएरोबिक हो गया, जहाँ यूज़ कर रहे ऑक्सीजन वो एरोबिक हो गया। तो एरोबिक रेस्पायरेशन इज द टाइप्स ऑफ रेस्पायरेशन वेयर कंप्लीट ऑक्सीजन ऑफ ग्लूकोज, यानी ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीजन का है। तो कंप्लीट कहने का मतलब है कि ऐसा भी हो सकता है कि इनकम्प्लीट भी हो, यानी कहीं कहीं ऐसा भी होगा कि ऑक्सीजन पूरी तरीके से प्रेजेंट
नहीं है, पूरी तरीके से एब्सेंट नहीं है, लेकिन थोड़ा अमाउंट है ऑक्सीजन का, तो वो भी एक टाइप होता है एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन में इसीलिए हमको 2 पाथवे देखने को मिलते हैं, तो ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन एरोबिक में हमेशा हमें ग्लूकोज के टूटने के लिए ऑक्सीजन चाहिए ही चाहिए, ठीक है। और एरोबिक रेस्पिरेशन हमेशा कब होगा? इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगा, ठीक है। सारे लिविंग प्लांट और एनिमल्स में इसी तरीके का रेस्पिरेशन होता है। जबकि एनाएरोबिक कहाँ होता है? अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होता है। यहाँ ग्लूकोज टूटता है और क्या बनता है? अल्कोहल बनता है। इसे ही हमने पढ़ा होगा, आपने सुना होगा, इसी को कहा जाता है फर्मेंटेशन कहा जाता है। माइक्रोब्स में होता है, छोटे छोटे जीव जिनको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, जैसे ईस्ट है, बैक्टीरिया है, इनमें एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। और इसे ही जो इसमें अल्कोहल बनता है और CO2 भी बनती है और एनर्जी रिलीज होती है, लेकिन कम अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है। इस प्रोसेस को फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। तो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन के भी टाइप्स होते हैं। तो यहाँ तो हमने देखा, पहले मेनली रेस्पिरेशन के टाइप्स हमें पता चल गए। तो ये मैं आपसे बात कर रही थी कि जो एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है वो 2 टाइप का हो सकता है। देखिए यहाँ पर ग्लूकोज के 6 मॉलिक्यूल हैं, ये साइटोप्लाज्म में हमेशा टूटते हैं सबसे पहले जाके। तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट सकते हैं, या ऑक्सीजन प्रेजेंट हो लेकिन कम अमाउंट में हो, या ऑक्सीजन है लेकिन लैक है, उसका कमी है, तब भी हो सकते हैं, या ऑक्सीजन है ही नहीं तब भी टूट सकते हैं। तो है ही नहीं तो ये भी एनाएरोबिक हुआ, और कम है ऑक्सीजन तो इसको भी मानते हैं, ये भी हो गया क्या? एनाएरोबिक हो गया। तो ये वाला एनाएरोबिक है, ये भी एनाएरोबिक है। तो ये जो सेकंड हम देख रहे हैं कि ऑक्सीजन है लेकिन कम है, तो ये सिर्फ और सिर्फ मसल सेल्स में होता है ह्यूमन के, और उसमें लैक्टिक एसिड बनता है और एनर्जी मिलती है, लेकिन वो लेस अमाउंट होती है। सबसे ज़्यादा एनर्जी कहाँ मिलती है? यहाँ इस प्रोसेस में, जहाँ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन होता है। और ये प्रोसेस कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में, यही सबसे ज़्यादा रिलीज होती है एनर्जी। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज बाय वेरियस पाथवेज, पहले वाले को हम कहते हैं, ये भी यही फर्मेंटेशन है, जो कि एक तरीके का एनाएरोबिक रेस्पिरेशन है। ये एनाएरोबिक है, ये एरोबिक है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर बेस्ड क्वेश्चन पीसा में भी बहुत पूछा गया और आपके एग्जाम में आते रहता है ये, ठीक है। इसी को यहाँ पे भी देखिए एक बार और, इसी डायग्राम को, कि जो सेलुलर रेस्पिरेशन है, यानी कि सेल के अंदर ग्लूकोज का टूटना ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी हो सकता है और अब्सेंस में भी। अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में है तो इसको एरोबिक कहेंगे। और इसमें क्या स्टेप है? इसमें ग्लाइकोलिसिस होती है, क्रेब्स साइकिल होती है, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम या इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन भी होती है। तो ग्लूकोज टूटता है पाइरूवेट में, ये प्रोसेस हो जाती है कहाँ? साइटोप्लाज्म में हो जाती है। और बाद में और प्रोसेस होती है, जो ये यहाँ पर प्रोसेस दिख रही है, एक्चुअली ये प्रोसेस कहाँ होती है? ये हो जाती है माइटोकॉन्ड्रिया में, ठीक है। तो फाइनली CO2 बनता है, वाटर बनता है, और 36 ATP बनती है। तो 36 ATP बन रही है तो ज़्यादा एनर्जी है। यहाँ 2 ही ATP बन रही है, यहाँ पे भी 2 ही ATP बन रही है। ये दोनों ऑक्सीजन प्रेजेंस नहीं है, यहाँ प्रेजेंट है लेकिन बहुत कम, इसीलिए यहाँ पर लैक्टिक एसिड बनता है और यहाँ पर एथेनॉल बनता है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है। ये तीनों आपको प्रोसेस, ये तीनों पाथवे आपको ठीक से याद रहने चाहिए। इसी तरीके से एरोबिक और एनाएरोबिक को, जो दोनों हमने एनाएरोबिक के टाइप देखे, उन दोनों को एक साथ मान के, और एरोबिक जो हमने देखा इसका एक साथ देख के हम इसको करेंगे। तो हमेशा कहाँ एरोबिक जो है जितनी लिविंग सेल से हायर प्लांट, हायर एनिमल की, उनमें होती है। और एनाएरोबिक कहाँ होगी? बैक्टीरिया में होगी, फंजाई में होगी, जर्मिनेटिंग सीड में भी होती है, फ्लैशी फ्रूट्स मसल्स में हो सकती है। यहाँ पर ऑक्सीजन चाहिए, यहाँ पर ऑक्सीजन की ज़रूरत नहीं है। यहाँ एंड प्रोडक्ट CO2 वाटर है, यहाँ पर या तो अल्कोहल बनता है और कभी कभी लैक्टिक एसिड बनता है। यहाँ पर 36 ATP बनते 38 हैं, लेकिन 2 खर्च भी हो जाते हैं, इसलिए 36 रह जाते हैं। यहाँ फाइनली केवल 2 ही ATP बनते हैं, तो यहाँ कम एनर्जी बनी और यहाँ ज़्यादा बनी। यहाँ जितनी भी रिएक्शंस हैं उनको हम 2 स्टेप में, ग्लाइकोलिसिस और माइटोकॉन्ड्रिया, इसको हम 2 स्टेप में डिवाइड करते हैं। ग्लाइकोलिसिस जो होती है वो हो जाती है साइटोप्लाज्म में, और ये माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। यानी जो है साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया दोनों होगी, यानी कि यूकैरियोटिक सेल में ही हो पाएगी, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया सिर्फ यूकैरियोटिक सेल में होती है। यहाँ
एनारोबिक रेस्पिरेशन में अगर सिर्फ और सिर्फ साइटोप्लाज्म है तो भी पूरी प्रोसेस हो जाती है, ठीक है। यहाँ पर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो है वो इनकम्प्लीट डाइजेशन होता है ग्लूकोज का, इसलिए एनर्जी कम मिलती है। यहाँ देखिए लिखा है, यहाँ पर कंप्लीट डाइजेशन होता है किसका, ग्लूकोज का, इसलिए ज़्यादा अमाउंट में एनर्जी निकलती है। ये नॉन टॉक्सिक है, ये हायर ऑर्गेनिज्म में अगर ये प्रोसेस ज़्यादा समय होगी तो ये टॉक्सिक हो जाएगी, ठीक है। यानी वो एनिमल हायर ऑर्गेनिज्म में अगर होती है तो हायर ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से रेस्पिरेशन के टाइप और डिफरेंस हमने देखा। और शॉर्ट में, एकदम शॉर्ट में आप बताना चाहते हो एरोबिक एनारोबिक का डिफरेंस, तो इतना बस पता होना चाहिए कि जो एरोबिक है वो कहाँ हो रही है। एरोबिक जो है वो प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी, एनारोबिक एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होगी। और एरोबिक के लिए माइटोकॉन्ड्रिया भी चाहिए, यहाँ माइटोकॉन्ड्रिया नहीं चाहिए, सिर्फ साइटोप्लाज्म में हो जाती है। यहाँ एंड प्रोडक्ट वाटर CO2 है, यहाँ पर लैक्टिक एसिड और अल्कोहल बन सकता है। इधर लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होता है और या फिर मोर अमाउंट, तो दोनों है, एक में कंप्लीट है, थोड़ा डिटेल है, ये शॉर्ट में दिया हुआ है। तो आप शॉर्ट वाला भी याद कर सकते हैं जो आप याद कर पाएँ, ठीक है। तो इस तरीके से अब रेस्पिरेशन इन प्लांट्स जो है वो हम देखेंगे। ये जो मैंने आज आपको बताया, ये मैं स्लाइड्स आपको पहले से बता चुकी थी, लेकिन चूंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था और आप इसे नोट डाउन करें और इस पर बेस क्वेश्चंस आते रहते हैं, इसलिए मैंने आपको यहाँ पर इतना टाइम देके और डिटेल किया। ये वीडियो रिकॉर्ड है तो ये आपको अभी यूट्यूब के थ्रू चैनल पर अवेलेबल रहेगा, मैं आपको लिंक ग्रुप में शेयर कर दूँगी। अब कल हम लोग जो डाइजेशन का लास्ट पार्ट बच रहा है, जो इंटेस्टाइन में डाइजेशन होता है, वो पढ़ेंगे। फिर उसके बाद आपके लिए जिम्मेदारी ये है कि आप वो पूरा पोर्शन भी और आज इतना जो बताया है ये कंप्लीट रिवाइज करिए और अच्छे से उसको याद कर लीजिए, ठीक है। तो आज की क्लास यहीं पर फिनिश कर